गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो एग्जाम था उसकी मार्कशीट मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी रिमेनिंग डिटेल्स मैंने हाइड की है क्योंकि हमारा मेन पर्पस केवल इंटरव्यू मार्क्स देखना है, वो भी इसलिए कि कुछ कैंडिडेट्स ये कह सकते हैं कि मैम हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि यू गॉट 20 मार्क्स। देखिए गाइज, इंटरव्यू में मेन कॉन्फिडेंस लेवल का खेल होता है, कुछ लक फैक्टर भी वर्क करता है अगर लोग मानते हैं तो। दूसरी बात, कुछ और जो फैक्टर्स हैं उनका हम डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और इसके बाद भी मैं एक पार्ट और लेकर आऊंगी। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं डॉक्टर सिमरन अग्रवाल और हम यहाँ पर जानेंगे आज इस वीडियो में कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा और मुझे 20 नंबर कैसे मिले, यानी कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की। बट उससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सबकी डिटेल्स। साथ ही साथ हम यहाँ बात करते हैं पीएचडी की मेन जो डोमेन है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर, खासकर कॉमर्स, और साथ ही साथ अब इस दौर में हम ये भी रखेंगे कि जो कुछ फ्यू सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स बचे हैं और स्पेशली जो हमारा कॉमर्स का डोमेन बचा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आज जो मेरा पहला वीडियो है इसमें मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो गाइस कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएं। स्टिल कुछ रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी। साथ ही साथ यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, वहां पर कॉल पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट स्टिल जो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट में हैं उनको पता है कि सारे जो रिप्लाई हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दे पाऊं। तो हम बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि जो आरपीएससी का इंटरव्यू होता है वो अजमेर में होता है, आरपीएससी के ऑफिस में। जैसे ही रिजल्ट आता है, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनको 15 दिन दिए जाते हैं, एक डीएएफ भरवाया जाता है, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डिटेल आपको उसमें बतानी होती है और साथ ही साथ उसे अजमेर भेजना होता है। आप चाहें तो पर्सनल भेज सकते हैं, आप चाहें तो स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, सेफ सिक्योर होता है। बट कुछ लोग फील करते हैं कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप खुद जाकर भी वहां पर देकर आ सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के डे की। जैसे ही हमारा इंटरव्यू का कॉल लेटर जारी होता है उसके साथ एक फॉर्म भी जारी होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसमें जितनी डिटेल्स मांगी हैं वो हमें भरनी होंगी, फोटोज चिपकाने होंगे। साथ ही साथ क्या होगा, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं 2-2 कॉपी उस सेट की हमें को बनाकर अजमेर लेकर जानी होगी। यहाँ पर क्या होगा, हमारे सामने ये हो सकता है कि हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरव्यू हो सकता है, हमारा दूसरे शिफ्ट में भी इंटरव्यू हो सकता है। साथ ही साथ जितने भी आरपीएससी के मेंबर्स हैं जो अवेलेबल हैं उन सबके साथ क्या होता है, अलग अलग बैचेस बनते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। एक एक चीज को मैं कोशिश करूंगी कि बारीकी से बता पाऊं, जितना मुझे याद रहेगा मैं 100% अपना इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप अजमेर पहुंच चुके हैं और आरपीएससी के ऑफिस में पहुंच गए हैं। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले आपको बिठाया जाएगा और उसके बाद जो आप फॉर्म लेकर गए हैं, 2 सेट आपने भरे हैं, वो आपसे लिए जाएंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ ऑल सेट है, ऑल गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या होगा, वहां पर वो लोग अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो आपके बारे में आपसे उसके बारे में वो लोग पूछेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है, मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट घर भूल गए या अवेलेबल नहीं है। देखिए, अवेलेबल होने की गारंटी नहीं है तब तो बात ही अलग है, अदरवाइज वो आपको एक प्रोविजनल कैंडिडेट डाल देंगे। इंटरव्यू से मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं रोकते हैं, जब तक कोई मैसिव प्रॉब्लम किसी के डॉक्यूमेंट में नहीं होती है तब तक नहीं रोका जाता है। आपको मौका मिलता है 15 दिन का, आप बाय पोस्ट क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भिजवा सकते हैं। मान लीजिए किसी के नाम में प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट भूल गया है, कोई और भी चीज है, बट अगर कोई फर्जीवाड़े जैसी चीज पकड़ में आ रही है तो फिर एक कंडीशन हो सकती है कि आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है, तो मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मेरा पीएचडी भी है, मेरा एमकॉम भी है, तो मैं मेरे सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करूंगी। हालांकि जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन सा ही रहता है, बहुत मैसिव चेंजेस है नहीं। भाई बदला क्या, आपका रूम वही है, पैनल वही है, पैनल में आपके जो आरपीएससी के मेंबर हैं वो तो वही होते हैं, बस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके सामने बदल जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। बट एक इंटरव्यू का मोटे तौर पर हम देखा जाए, सब्जेक्ट को अगर हम अलग छांट के कर दें तो बचा हुआ इंटरव्यू तो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वीडियो बना रही हूँ तो जो बाकी साइंस और आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं वो इसे ना देखें। एक जनरल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू के एनवायरमेंट की, वो कैसा होता है। आप ही के
जैसे सारे कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक हमने माइंड में हाइप बना ली होती है, मेरा इंटरव्यू है, और कितना भी कॉन्फिडेंट इंसान हो, एक बार को तो हमें लगता ही है कि यार शिट, पता नहीं वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जितना कीप काम साइलेंट आप खुद को रख सकते हैं ना, वहां पर अपने आप को रखिए। दूसरी बात, एक बार जब आप आरपीएससी के ऑफिस में प्रवेश कर गए हैं तो प्लीज मेरी बात मानिएगा कि वहां पर आपके साथ जो भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं उनसे आप बात ना करें, क्योंकि बहुत बार अलग अलग स्ट्रेटेजीज खेली जाती हैं और अलग अलग लोग आपका माइंड मैनिपुलेट करने की 101% कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार आप चर्चा परिचर्चा करें ही नहीं जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्या होगा, डीएएफ जो आप लेकर गए हैं 2-2 सेट, वो जांचे जाएंगे और सब कुछ ऑल सेट रहता है तो आपको अप्रूव मिल जाएगा। इसके साथ इस बार एक नई चीज की गई है कि जितने भी मेंबर्स क्या है, किसके लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप अपना टोकन नंबर खुद चूज करेंगे, यानी कि कौन से नंबर पर आपका इंटरव्यू होगा वो नंबर्स उल्टे रखे होंगे एंड यू हैव टू चूज। ठीक है, 1 से 8 तक नंबर है, मान लीजिए आपने चूज करा 6 नंबर, तो आप 6 नंबर पर जाएंगे, ये चीज है। इसके बाद बैच और पैनल वगैरह अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग मेंबर्स अलग अलग रूम्स में क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वहां पर बैच अलॉट होता है कि आपको किसके रूम में इंटरव्यू के लिए जाना है। इसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक तरीके से एग्जाम हॉल पर। पहले मैं आपको एक जनरल एनवायरमेंट बता रही हूँ इंटरव्यू का कैसे होता है, फिर मेरे साथ क्या हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम हॉल, यानी कि एग्जाम हॉल हमारा क्या हो गया, हमारा इंटरव्यू हॉल। देखिए इंटरव्यू हॉल यानी कि एक बड़ा सा कमरा, बहुत ज्यादा उसको जज नहीं करना है अपने को। आपके सामने 3 लोग बैठे होंगे, जिसमें से जो मिड में बैठे होंगे वो होंगे हमारे आरपीएससी के सदस्य, और उनके जो 2 दूर दूर बैठे होंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। मान लीजिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट्स वहां पर बैठे होंगे। अब ये एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, बेसिकली तो राजस्थान की, अदरवाइज कुछ टाइम पर क्या होता है बाहर से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लिया जाता है, तो वहां के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, एज एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वर्क करते हैं। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। और यहाँ पर ये 3 बैठे हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है, एक टेबल होती है, एक चेयर लगी होती है, एंड इस जगह पर आप बैठते हैं। एक पानी का गिलास क्या होता है आपके लिए आपके टेबल पर अवेलेबल होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप रूम में जाएंगे तो घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होती है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट की आप फाइल लेके गए हैं वो भी आपसे बाहर रखवा ली जाएगी, और इंटरव्यू देने के बाद सीधे आपको आरपीएससी के परिसर से क्या होगा, बाहर जाना पड़ेगा। वापस अंदर आने का कोई भी सेगमेंट वहां पर नहीं है। तो ये तो हुई हमारी एक नॉर्मल चर्चा परिचर्चा कि इंटरव्यू एक्चुअली कैसा होता है कैसा नहीं होता। हालांकि बहुत सारे बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा कि मैम ने कुछ नया इसमें बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार इंटरव्यू देंगे और उनके लिए इसके लिए बड़ा क्वेश्चन है कि पता नहीं कैसा क्या होता होगा। तो ये चीज होती है और नॉर्मल सा ही होता है सब कुछ। फर्क इतना है कि हम कितने हाइप माइंडसेट से उसको देख पा रहे हैं। अब मैं मेरी बात करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जहां तक मुझे ध्यान है 14 दिसंबर के दिन मेरा जो इंटरव्यू है वो था, और जो बाद वाली शिफ्ट होती है उसमें हमने इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो काफी लोग तो एब्सेंट थे और हम गए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एक बैच अलॉट हुआ, देन उसके बाद आपको बताया जाता है कि हॉल नंबर 3 में, हॉल नंबर 2 में, 1 में आपको क्या करना है, जाना है। आपको वेटिंग नंबर्स दिए जाते हैं। मेरा वेटिंग नंबर एज आई रिमेंबर 3 या 4 पे था। ड्रेसिंग सेंस की मैं बात कर दूं गाइज, तो जैसा मैंने आपको बताया फीमेल्स में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, मेल को तो कुछ नहीं होता, उन्होंने तो कोट पैंट डाला और चल दिए, फॉर्मल्स उन्होंने डाले और दे आर रेडी टू गो। बट फीमेल्स के साथ इशू होता है, मैम हम साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, क्या हम सूट में जा सकते हैं? डेफिनेटली आप सूट में जा सकते हैं। कपड़े आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, एक लगना चाहिए कि यू आर गोइंग टू गिविंग इंटरव्यू ऑफ आरपीएससी। मैंने सीरियसली वहां पर ऐसे लोग देखे थे, स्पेशली कुछ गर्ल्स को देखा था जिन्होंने मतलब लिटरली आई कांट से कि किस तरीके के कपड़े पहने थे जो कि इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो आपको खुद का एक हम कह सकते हैं जैसे एक पोशाक होता है ना कि हर गेम का अपना क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो भाई इंटरव्यू के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीके के कपड़े होने चाहिए। वो साड़ी भी हो सकती है, वो सूट भी हो सकता है। थंबनेल में मैंने आप देख सकते हैं सूट पहना है और मैंने मेरा भी इंटरव्यू जो था वो सूट में ही दिया था। तो सूट साड़ी बस तरीके का होना चाहिए, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। हालांकि हर चीज के मार्क्स होते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस के, आपके बोलने के, चलने के, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप क्या करेंगे, सामने वाले पे इंपैक्ट डालेंगे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने साड़ी पहनी है तो 5 नंबर एडिशनल मिलेंगे, सूट पहना है तो नहीं। ठीक है, फर्क इतना ही है कि आपने कितने तरीके से उसे पहना है। तो मैंने तो मेरे इंटरव्यू में सूट पहना था
इसके बाद मैंने एंटर करा और जो सामने तीनों हमारे हम कह सकते हैं जजेस बैठे थे, उनको नमस्ते से ग्रीट किया। देन उन्होंने मुझे सीट ऑफर की और मैं वहां पर बैठ गई। इसके बाद मेरा जो बोर्ड था बाबूलाल कटारा सर का बोर्ड था। सबसे पहले बाबूलाल कटारा सर ने स्टार्ट किया इंटरव्यू एंड दे आस्क्ड मी अबाउट कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वहां पर आपको अपना नाम बिल्कुल नहीं बताना होता है। तो जनरल कहाँ से मैंने मेरा 10th किया 12th किया, जब मेरा पीएचडी चल रहा था, हालांकि अभी मेरा पीएचडी अवार्ड हो गया है बट तब तो चल रहा था, तो मैंने ये भी बताया था कि आई एम परसुइंग माई पीएचडी। तो पीएचडी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे कि आपका टॉपिक क्या है, कितना टाइम हो गया है। हालांकि एक हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो इंटरव्यूज हैं अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। मेरे साथ पीएचडी को लेकर बहुत मैसिव क्वेश्चंस नहीं हुए। कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ था कि उनको कंप्लीट पीएचडी में क्या किया गया है, रन किया गया है, बट मेरे साथ इतना मैसिव कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरा टॉपिक पूछा, उन्होंने मेरे हाइपोथेसिस पूछे, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स पूछे, बस इतना ही पूछकर उन्होंने बैक ले लिया। इसके बाद जो कटारा सर थे उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ मूव किया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने सबसे पहले मुझसे पूछी ये बात कि आप क्या पढ़कर आए हैं। हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे 2 पेपर हैं, 3-3 उनमें डोमेन है। तो मैंने सर को बोला कि जनरल मैनेजमेंट मैंने पढ़ा है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये तो सभी पढ़कर आते हैं, आपने क्या स्पेशल पढ़ा है, ये तो बहुत ईजी है। देन आई स्विच्ड टू द एचआरएम। फिर मैंने एचआरएम के लिए कहा, तब भी उनका यही था कि मैं तो सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि सबने एचआरएम पढ़ा है, आप क्या नया पढ़कर आए हैं। अब बचते हैं रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट। तो आई थॉट कि ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में फंसने से मैंने कह दिया कि ठीक है सर, अगर ऐसा है तो आप पूरे इंटायर सिलेबस में से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड सीरियसली हुआ भी ऐसा ही कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से मुझसे क्वेश्चंस किए गए। और वहां पर गाइज एंजाइटी होना आपका, हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके की हो सकती है, किसी के हाथ पर कांप सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मुझे फास्ट बोलने की हैबिट है एंड ठीक है, वहां पर मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की कि मैं स्लो बोलूं, बट जो मेरा स्पीड था वो फास्ट हो गया था। एंड जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझे बोला भी कि वाई आर यू सो फास्ट, आपको एंजाइटी हो रहा है, पानी पी सकते हैं। वो सच में आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा माइंड में कुछ प्रेशर ले लिया हो, वो पूरा ट्राई करते हैं कि आप कंफर्टेबल रहें। क्योंकि ऐसे भी केसेस हुए थे लास्ट टाइम कि 3 से 4 बच्चे बेहोश हो गए थे। नॉट इन माय सब्जेक्ट, बट लोगों के एक्सपीरियंस है जो मैंने सुने कि ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, एंजाइटी वगैरह हो जाती है आप सोचने में कि मेरे सामने बहुत एक बड़ा इवेंट ही है लाइफ का, कि पीसीएस के एग्जाम में आप बैठे हैं, एक इंटरव्यू आप दे रहे हैं इन उम्मीदों के साथ कि हम एक परमानेंट जॉब ले लेंगे, वो भी एक बहुत अच्छे ग्रेड पे की। तो एंजाइटी होना इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, सबको हो सकती है, कोई बहुत कम लोग होंगे जिनको एंजाइटी नहीं होगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो उन्होंने जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब ठीक है, समय बीत गया है तो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं है, बट वहां पर उन्होंने ये तो बेसिक ही क्वेश्चन से बहुत डीप में नहीं गए थे। सेकंड थिंग, राजस्थान जीके का मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, ये भी बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये तो आपके एक हम कह सकते हैं लक पे भी डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट में ही रह रहे हैं, राजस्थान जीके में जा रहे हैं, करंट सिनेरियो में जा रहे हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट से मुझसे क्वेश्चन किया गया। जैसे हमारे मोटिवेशन की थ्योरी होती है वो मुझसे पूछी गई और बोर्ड पे भी पढ़वाया गया। मैंने बोर्ड पे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ाई थी। इसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट द एलपीजी पॉलिसी जो कि 1991 में रिफॉर्म हुई थी। मैंने उसके बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको प्रोपाउंड किसने किया था, बट आई फॉरगॉट, मुझे नहीं ध्यान थी ये चीज। मैं आपको बता दूं, कुछ 10 से 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था और जब मनमोहन सिंह जी की बात थी, सर ने मुझे क्लू भी देने की कोशिश की कि ठीक है मैं आपको क्लू देता हूं, बट 3 से 4 बार दे फोर्स्ड मी टू आंसर, बट मैं क्लियर थी कि मुझे इस चीज का आंसर नहीं आता है। ठीक है, मैंने वहां पर 2 से 3 बार, ऐसा नहीं है, मैंने, आप मानेंगे नहीं, 8 से 10 बार पूरे इंटरव्यू में सॉरी बोला है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल के पीछे हट सकते हैं। जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां तक मुझे ध्यान आ पा रहा है, 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर्स मैंने नहीं दिए, अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर्स दिए थे। और जो मनमोहन सिंह वाला क्वेश्चन है, मुझे 3 से 4 हिंट सर ने दिए, बट ठीक है, स्टिल आई वाज नॉट क्लियर अबाउट, तो मैंने आंसर नहीं दिया। मैंने फाइनली सर को सॉरी कहा कि मैं याद नहीं कर पा रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी सर। इंग्लिश हिंदी का आप यूज कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है। ऐसा नहीं कि आप मैसअप कर रहे हैं चीजों को, आपकी फ्लुएंसी वहां पर बनी रहनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए कि अगर सिचुएशंस दी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब सिचुएशंस दी, जैसे कि योगा एक हमारा पार्ट था कि मैनेजमेंट में योगा का क्या रोल है, तो आपने उसको किस तरीके से आंसर किया वहां पर ये। और इसके अलावा जो क्वेश्चन हुए कुछ मार्केटिंग के
थ्योरीज थी हमारी और कुछ मार्केटिंग के टर्म्स थे कि वो किसने प्रोपाउंड की है, एचआरएम की थ्योरीज मुझसे जिक्र की गई। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस हुए थे। 10 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और मैंने जहां तक कोशिश की कि मैंने, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर्स दिए, ठीक है, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैंने नहीं दिया, बट हाँ ये मैं 100% श्योर हूं कि मैंने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर वहां पर नहीं दिया था। मुझे नहीं आया, मैंने बैक स्टेप लिया, बट गलत आंसर वहां पर नहीं दिए। देन जो कटारा सर थे, इंटरव्यू ऐसे स्विच होता रहता है एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट, बीच में जो आरपीएससी के मेंबर हैं वो भी आपसे अगेन क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप जहां से बिलोंग करते हैं, वो तो पर्टिकुलर एक, मैम मतलब आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वो एक सिटी का एरिया है, अगर आपका जो हम कह सकते हैं जॉब है वो किसी गांव में लगता है, देन व्हाट विल यू डू, क्या आप स्विच कर पाएंगे? तो फिर वहां पर हमारा सब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट है चेंज मैनेजमेंट। मैंने उसका एग्जांपल दिया, मैंने कहा सर चेंज इज नेसेसरी ऑफ द लाइफ, कि अगर बदलाव नहीं है जीवन में तो क्या होगा, हम एक जगह अटक के रह जाएंगे, और बदलाव तो हमें स्वीकार करने ही पड़ेंगे। और अच्छी बात है कि अगर मैं जहां पर भी रह रही हूँ उससे अनडेवलप एरिया में जाती हूँ तो वहां पर कुछ नया करने की कोशिश कर पाऊंगी। इसके अलावा और भी पढ़ाई से हटके भी काफी सारे क्वेश्चन किए गए थे, जैसे कि कॉमर्स का बूम क्यों गिर रहा है, आपको क्या लगता है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कुछ हमें स्ट्रेंथ बताइए और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन ही क्यों चूज किया। ऐसे अलग अलग काफी सारे क्वेश्चंस हुए थे। और गाइस इसमें मैं आपको बता दूं कि आप ही के पास स्पेस होता है कि आप अपने इंटरव्यू को कितना बाउंड करके रखते हैं या फिर कितना फ्री हैंड छोड़ देते हैं। इसके साथ आप जो भी आंसर कर रहे हैं वो उसी में से हिंट पकड़ कर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक चीज ये है कि आपको मेन जो रहना है वहां पर कॉन्फिडेंट रहना है। जब मैंने बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहां पर जो बोर्ड था वो हाइट में थोड़ा सा ऊपर था, एंड ट्राई कि मैं टॉप पर लिखूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, बट ठीक है वो अपना अपना होता है। मैंने स्टिल ट्राई किया कि मैं ऊपर लिखूं और फिर मैंने उसको लिखा भी, और जब मैंने समझाया तो वहां पर जो मेरा स्पीड था वो एकदम से, जैसा मैंने आपको बताया एंजाइटी हो गई थी मुझे, तो मैंने बहुत फास्ट फास्ट वो पढ़ा दिया। वो जो एक्सपर्ट थे उनको वहां पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं हंसी का माहौल हो गया, तो उन्होंने कहा कि इतना फास्ट क्यों, और इतना फास्ट पढ़ाएंगे तो सिलेबस क्या होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, वहां पर ऑल्दो मुझे गंदा फील हुआ कि शिट ये मुझसे क्या हो गया, लेकिन वहां भी मैंने उनको जो आंसर किया वो ये था कि सर ये तो अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस किसके लिए फेमस हैं, इसी उनके जो हम कह सकते हैं पुअरिटी है कि वहां पर सिलेबस नहीं होते, और अगर मैं इसे स्पीड से पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं 2 से 3 बार सिलेबस क्या करवा दूंगी, रिवाइज भी करवा दूंगी। तो ठीक है, इस तरीके का वहां पर चीजें थी। एनवायरमेंट पॉजिटिव आप भी कोशिश करें कि रखें। अगर ऐसा होता कि वो मुझे बोलते और मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर जाती तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर जाती, बट ठीक है, अंदर से आप कुछ भी फील कर रहे हैं बाहर मत आने दीजिए उसको। जैसे कि मैंने भी ये कोशिश की, जब उन्होंने मुझे फील कराया कि आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, और ऐसा एक नहीं 2 से 3 बार उन्होंने मुझे बोला था कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार तो उन्होंने बोला कि आप किससे आए हैं, मुझे ध्यान है कि हम लोग कार से गए थे, तो मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने सडनली ये चीज क्यों पूछी है मुझसे, और आई सेड कि सर आई एम हियर बाय कार। तो उन्होंने बोला ट्रेन तो नहीं है ना, ट्रेन तो नहीं छूट रही, बट इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं। तो फिर उनको समझ में आ गया था कि ठीक है, हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम होता है, मुझे एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है। 3 से 4 बार उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया, तो ठीक है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं वापस कहूंगी कि वो आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स में बता दूं, जैसे मैंने बताया कुछ लोग अपना मतलब बेहोश हो गए थे, कुछ को रोना आ जाता है, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, वो नहीं बोल पाते, और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड सीरियसली बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, पीसीएस के इंटरव्यू में बैठना, तो ऐसी चीजें होना लाजमी है। बस कोशिश क्या करनी है हमें कि हम इंटरव्यू से पहले इतनी तैयारी कर लें, क्या हो हमारे साथ इस प्रकार के जो भी अनहोनी है वो नहीं हो। अब बात करते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की थी, तो मैंने जो राजस्थान जीके हैं उसका केवल मेन बहुत बेसिक पढ़ा था। इसके अलावा करंट इवेंट्स पे मैंने ध्यान रखा। जो मेरे सब्जेक्ट की बुक थी मैंने उनकी डीप थ्योरीज नहीं पढ़ी, एंड इट इज ट्रू कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था जो बेसिक सब्जेक्ट था। और ऑल्दो मुझे मेरे कॉलेज में पढ़ाने का और यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसका बेनिफिट मिला, साथ ही साथ हमने कुछ ग्रुप्स बनाए अलग अलग, और अलग अलग लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू की प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मेरे 1-2 जो फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उन्होंने ऑन होम मतलब घर पे हमने आमने सामने टेबल पर बैठ के इंटरव्यूज लिए, यानी कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया हालांकि, और उन्होंने मुझे मेरी गलतियां बताई, कमियां बताई। तो इस तरीके से मैंने कुछ जो मेरी कमियां थी उनको दूर किया और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बूस्ट किया। तो गाइस आप भी इस तरीके से कर सकते हैं तैयारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खासकर मेरा है एक प्लान
कि हम जूम पे या फिर जो हमारा गूगल मीट वगैरह है इंटरव्यू क्लासेस में रन करूं। तो देखते हैं, लेट्स होप कि मैं ये सब कर पाऊं। अगर आप लोगों का साथ रहता है, इंटरेस्ट रहता है, तो श्योर आई विल ट्राई टू डू दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनी जर्नी बहुत अच्छे से कवर कीजिए। थैंक यू।